सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल वार्षिक परीक्षा 2021 के सेट सी के अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, आखेट तथा भोजन संग्रह किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? उत्तर, आखेट तथा भोजन संग्रह प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। ये क्रियाकलाप पर्यावरण पर निर्भर है। प्रश्न क्रमांक 2, सहकारी कृषि शब्द की परिभाषा लिखिए। उत्तर, कृषि के द्वारा अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कृषकों का एक समूह स्वेच्छा से एक सहकारी समूह बनाकर कृषि कार्य करता है, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें सहकारी संस्था सभी कृषकों के लिए साधन जुटाने में सहायता करती है। यूरोप के डेनमार्क में यह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। प्रश्न क्रमांक 3, चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, जिन सेवाओं का संबंध ज्ञान से है उन्हें चतुर्थक क्रियाकलाप कहा जाता है। इस सेवा कार्य में लगे लोग शारीरिक श्रम कम और मानसिक श्रम अधिक करते हैं। शिक्षा, सूचना, शोध, विकास चतुर्थक क्रियाकलाप में आते हैं। शिक्षक, डॉक्टर, लेखक इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रश्न क्रमांक 5, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चीनी उद्योग गन्ने की कृषि पर आधारित है। गन्ने की उपज एक निश्चित मौसम में ही होती है, इसलिए चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। प्रश्न क्रमांक 6, खरीफ कृषि की 2 फसलों के नाम लिखिए। उत्तर, खरीफ कृषि की 2 फसलें चावल, मक्का है। इसके अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, रागी और तुअर का भी उत्पादन होता है। प्रश्न क्रमांक 7, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज इसमें धातु का अंश होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, निकिल धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज इसमें धातु का अंश नहीं होता है। चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक, जिप्सम अधात्विक खनिज है। प्रश्न क्रमांक 8, संसार में डेयरी फार्मिंग की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, संसार में डेयरी फार्मिंग की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, पशुओं को रखने के लिए छत युक्त पशुपालन स्थान रहते हैं। दूसरा, चारा संचित करने के भंडार रखे जाते हैं। तीसरा, पशुओं के स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रजनन की व्यवस्था रहती है। चौथा, दुग्ध उत्पादन के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रसूतिक गृहों के समीप डेयरी व्यवसाय स्थापित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सभी राष्ट्रों के हितों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लाभ इस प्रकार है। पहला, प्रादेशिक विशिष्टता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग अलग देशों को प्रादेशिक विशिष्टता प्राप्त होती है। प्रत्येक देश के अपने विशिष्ट उत्पादन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन्हें बाजार मिलता है, उनकी पहचान बनती है, उनकी प्रादेशिक विशिष्टता से व्यापार बढ़ता है। दूसरा, उत्पादक स्तर में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रत्येक राष्ट्र के उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु विक्रय के लिए जहां बाजार प्रदान करता है, आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण माल निर्माण का स्तर भी बढ़ाना पड़ता है। तीसरा, रहन सहन के स्तर में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण सब माल सब जगह और हर समय मिलने लगा है। इससे लोगों की चाहत और मांग बढ़ी है। नई नई चीज़ों की प्राप्ति के कारण रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती जा रही है। चौथा, विश्वव्यापी उपलब्धता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश का उत्पादित माल विश्व के कई देशों में उपलब्ध हो जाता है। माल बनाने वाले कारीगर भी किसी भी स्थान पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस प्रकार माल, सेवा और उत्पादक कर्मचारी का विश्वव्यापीकरण होने लगा है। पांचवा, कीमतों और सेवा मूल्य में समानता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादन में विशिष्टता होती है। एक फर्म का उत्पादन विभिन्न देशों में विक्रय के लिए जाता है। इससे मूल्यों में लगभग समानता बनी रहती है। उत्पादकों के वेतन में भी समानता बनी रहती है। छठवां, ज्ञान एवं संस्कृति का विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ज्ञान और संस्कृति में विकास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा के कारण प्रत्येक देश अपने निर्माण व्यवसाय के स्तर को बनाए रखता है। एक देश का ज्ञान दूसरे देश तक पहुंचता है तथा परस्पर संस्कृति का भी विकास होता है। प्रश्न क्रमांक 10, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग यह दक्षिण अमेरिका का एक अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से
चिली के तट पर स्थित वालपेराइजो तक जाता है। इसकी विशेषताएं यह है, पहला, यह विश्व का सबसे ऊंचाई 3484 मीटर पर स्थित रेल मार्ग है। दूसरा, उस प्लाटा दर्रे को एक सुरंग से पार किया जाता है। तीसरा, रेल की पात दांतों के समान बनी है जिस पर गाड़ी के पहिए चलते हैं। चौथा, पंपाज प्रदेश की उपज, पशु, मांस, गेहूं और खनिजों का व्यापार इसी मार्ग से होता है। पांचवा, सैंटियागो और मेंडोजा इस रेल मार्ग पर स्थित मुख्य नगर है। प्रश्न क्रमांक 10 अथवा प्रश्न, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, यह रेल मार्ग यूरोप का मुख्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुस्तुतुनिया के तुर्की नगर को जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, इस रेल मार्ग के बनने से लंदन से इस्तांबुल तक की दूरी 96 घंटे में पूरी हो जाती है। दूसरा, इस मार्ग से पनीर, मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी का व्यापार होता है। तीसरा, पेरिस, बेलग्रेड, वियना इस मार्ग पर मुख्य व्यापारिक नगर है। चौथा, इसे आगे एशियाई रेल मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रश्न क्रमांक 11, अरीय प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अरीय प्रतिरूप, जिस स्थान पर कई दिशाओं से सड़कें आकर मिलती है तो इस मिलन स्थल को केंद्र बनाकर इससे निकले मार्गों के किनारे किनारे मकान बनते जाते हैं। इससे एक अरीय आकार में गांव बन जाते हैं। अरीय प्रतिरूप और अधिक विकसित हो जाने पर तारा प्रतिरूप में परिणित हो जाता है। विशेषता, अरीय प्रतिरूप में मार्ग के दोनों ओर नगरीय बस्तियों का विकास हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में प्रवास के आर्थिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत में प्रवास के आर्थिक परिणाम इस प्रकार है। पहला, जनसंख्या और संसाधनों में असंतुलन हो जाता है। दूसरा, बाह्य देशों की मुद्रा हमारे देश में आने लगती है। तीसरा, प्रवासियों द्वारा भेजी गई मुद्रा से उद्गम स्थानों का विकास होता है। प्रश्न क्रमांक 13, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए। उत्तर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए उपाय इस प्रकार है। पहला, जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन। दूसरा, फसल रक्षण, फसल उगाने, चारागाह विकास के लिए सिंचाई की आवश्यकता। तीसरा, जल सघन फसलों को नहीं उगाना चाहिए। चौथा, बागानी कृषि में खट्टे फलों की खेती करना चाहिए। पांचवा, कृषि और कृषि संबंधित कार्यों को अर्थव्यवस्था से जोड़ना चाहिए। इससे ही इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के आसपास का स्वरूप बदल गया। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।